नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है केएमडी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज का हमारा जो लेसन है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि जब हम इंग्लिश सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, इंग्लिश में जब हम सेंटेंस लिखते हैं, तो हमने पिछली क्लासेस में भी देखा अच्छे से कि हम उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम सेंटेंसेज बनाते हैं। सब्जेक्ट के बारे में हमने आपसे पहले चर्चा की है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी हमने चर्चा की है। इसमें आपको ये बताया गया था कि आपका जो सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस का, वो या तो कोई नाउन हो सकता है या फिर वो कोई प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से हमने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो भी या तो आपका नाउन होगा या कोई न कोई प्रोनाउन होगा। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है जिस पर हम बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, वो ये है कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का तात्पर्य बोलने से है, और जब हम बोलते हैं तो किसी न किसी प्रकार के सेंटेंसेज का हम यूज करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चीज है, उसका अर्थ यह है कि जब आप कोई भाषा बोलते हैं, उस भाषा में आप जो वाक्य इस्तेमाल करते हैं, उन वाक्यों में आने वाले जो वर्ड्स हैं, क्या आएंगे वाक्यों में? वर्ड्स आएंगे। तो उन वर्ड्स का उस सेंटेंस के अंदर पार्ट क्या है, उसकी भूमिका क्या है। तो किसी भी वाक्य में आने वाले शब्द की भूमिका क्या है, वो कहलाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम शब्द भेद भी कह सकते हैं कि बहुत सारे शब्द हमारे वाक्य में होते हैं, तो उन शब्दों में अंतर क्या है, किस पोजीशन पे उनका यूज हुआ है, किस रूप में हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं, कोई भी संस्था होती है, कोई भी समूह होता है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति या वर्कर्स जो होते हैं, उनकी अलग अलग पोस्ट होती है। हम एक सीधा सा एग्जाम्पल लेवे, हमारे परिवार में बहुत से सदस्य हैं, उनमें से कोई पिता है, कोई माता है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, कोई पुत्रवधू है, सबकी अलग अलग पोस्ट होती है। ठीक इसी प्रकार से हम जब कोई वाक्य लिखते हैं दोस्तों, तो उस वाक्य में हम जिन शब्दों का यूज करेंगे, तो वो जो शब्द हैं उनके भी कुछ न कुछ पार्ट्स होते हैं, उनकी भी कुछ न कुछ भूमिका होती है। तो इसी क्रम में हम ये देख रहे थे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के द्वारा जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो आपका सब्जेक्ट जो है वो कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन जैसा कि हम प्रत्येक सेंटेंस में पढ़ते हैं कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, और एक ये हो गया वर्ब, तो ये दो तीन चीजें तो हम जनरली पढ़ते आते हैं कि ये सेंटेंस के अंदर आती है। लेकिन ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक सेंटेंस के अंदर आती है और उनकी वाक्य में क्या भूमिका होती है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों। इसको हम बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सीधा सा इसका तात्पर्य है, वाक्य के अंदर आने वाले जो वर्ड्स हैं उनकी भूमिका जो है किस रूप में है। यानी हम शब्दों में भेद करना सीखेंगे कि कोई चीज नाउन के रूप में है या कोई चीज प्रोनाउन के रूप में है, और नाउन, प्रोनाउन और ये जो वर्ब है, इनके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके उस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ में यूज होती है और उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, देखिए, अ टीचर इज टीचिंग हिज
स्टूडेंट्स, ये एक सेंटेंस है। अच्छे से देखिए आप इस सेंटेंस में, ए टीचर इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। यहां पर कार्य जो किया गया है वो टीचर के द्वारा किया गया है, ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इज यहां पे आपकी हेल्पिंग वर्ब है। टीच यानी पढ़ाना यहां पे मेन वर्ब है। और किसको पढ़ा रहा है? टीचर इज टीचिंग, शिक्षक पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? हिज स्टूडेंट्स। यहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाली चीज नहीं पढ़ेंगे। ये चीज तो एक स्ट्रक्चर है कि वाक्य में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है? जैसे देखिए, हमने कहा कि सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन। यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आया है ए टीचर। टीचर यानी अध्यापक, यहां पर ये नाउन है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हिज स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और स्टूडेंट्स यहां पे नाउन है। तो देखिए, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, वर्ब आ गई, फिर नाउन और प्रोनाउन जो है ये आते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें आ सकती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के हैं, हम सीधे ही इसकी बात करेंगे। चाहे इंग्लिश का बड़े से बड़ा कोई सा भी आप सेंटेंस ले लीजिए, उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं वो कौन से आते हैं, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए, अभी एक छोटा सेंटेंस है हमारे पास में, ए टीचर इज टीचिंग। ठीक है ना, हिज स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिए, ए टीचर इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। अब हम इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। देखिए, ए, अब मैंने टीचर से आगे एक शब्द लगाया, ट्रेंड टीचर। एक शब्द मैंने इसमें बढ़ा दिया है, यहां पर ए टीचर के बीच में मैंने ये वाला शब्द बढ़ा दिया है, ए ट्रेंड टीचर। आगे देखिए, इज टीचिंग। ठीक है ना, एक शब्द यहां बढ़ा दिया है, नाइसली। कैसे टीचिंग करवा रहा है वो? नाइसली टीचिंग करवा रहा है। किसको? हिज। अब स्टूडेंट्स और हिज के बीच में एक चीज और बढ़ा देते हैं, वीक स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बढ़ाया हमने। ए टीचर था, ये ए और ये टीचर है, यहां पर हमने एक ये शब्द बढ़ाया, ए ट्रेंड टीचर इज टीचिंग, और यहां हिज से पहले बढ़ाया नाइसली। कैसे टीचिंग करवा रहा है? नाइसली। किसको? हिज स्टूडेंट्स। अब हिज स्टूडेंट्स के बीच में हमने एक शब्द डाला, वीक स्टूडेंट्स। आप देख रहे होंगे कि यहां पर 1, 2 और 3 शब्द हमने अपने सेंटेंस में बढ़ाए हैं। इसी सेंटेंस को यदि हम और बढ़ाना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ए ट्रेंड टीचर है, तो मैं इसको कर देता हूं, यहां पर एक शब्द और बढ़ा देता हूं, वेल ट्रेंड। ध्यान देना दोस्तों, ए वेल ट्रेंड टीचर इज टीचिंग। अब नाइसली से पहले एक शब्द और बढ़ा देते हैं, वेरी नाइसली। टू हिज स्टूडेंट्स, ए वेल ट्रेंड टीचर इज टीचिंग वेरी नाइसली हिज स्टूडेंट्स। अब एक शब्द और बढ़ाया हमने आगे, इन द क्लास। अब देखिए, शुरू के वाक्य में आपने देखा, इसमें ये सब्जेक्ट था ए टीचर, ये हेल्पिंग वर्ब है इज, ये मेन वर्ब है टीचिंग, और ये ऑब्जेक्ट है हिज स्टूडेंट्स। शॉर्ट
काफी छोटा वाक्य है, ए टीचर इज टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। हमने कहा कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। सामने से प्रश्न आया कि कैसा अध्यापक, ठीक है, तो आपने कहा ए ट्रेंड टीचर। क्या कहा आपने? कैसा अध्यापक? ट्रेंड, ट्रेंड यानी प्रशिक्षित। अध्यापक जो है पढ़ाने वाला वो कैसा है? प्रशिक्षित अध्यापक है। वो इज टीचिंग, वो पढ़ा रहा है। कैसे पढ़ा रहा है? दूसरा प्रश्न ये आया। तो आपने कहा कि टीचिंग के बाद हमने एक नया वर्ड डाला, वो डाला नाइसली पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? हिज स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। कि कौन से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है? तो आपने कहा कि हिज, और ये हमने एक नया वर्ड डाला, वीक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। फिर एक प्रश्न ये उभरता है कि कहां पढ़ा रहा है, ठीक है। तो हमने फिर एक सेंटेंस में चीजें बढ़ाई। ए ट्रेंड टीचर, एक प्रशिक्षित अध्यापक। कितना प्रशिक्षित, कैसा प्रशिक्षित? तो आपने कहा कि वो ट्रेंड तो है ही, लेकिन वो ट्रेंड भी कैसा है? वेल ट्रेंड है। एक शब्द यहां पे और बढ़ाया, ए वेल ट्रेंड टीचर इज टीचिंग नाइसली। कितना नाइसली पढ़ा रहा है? तो आपने कहा कि वो जो टीचिंग करवा रहा है वो नाइसली तो करवा रहा है, लेकिन नाइसली भी कैसे? वेरी नाइसली। ये एक शब्द यहां पे और बढ़ाया कि बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? हिज स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कौन से स्टूडेंट्स को? वीक, हिज, यहां पे वीक डाल दीजिए, हिज वीक स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कहां पढ़ा रहा है? तो हमने एक आगे शब्द जोड़ा, वो है इन द क्लास। यानी जब हमने एक चीज ये कही कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो इसमें गुंजाइश बचती है प्रश्न करने की। कैसा अध्यापक? तो आपने कहा प्रशिक्षित अध्यापक। कितना प्रशिक्षित अध्यापक? वेल ट्रेंड, यानी बहुत ही ज्यादा प्रशिक्षित अध्यापक। अच्छा, ठीक है। क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। कैसे पढ़ा रहा है? तो आपने जवाब दिया कैसे पढ़ा रहा है? नाइसली पढ़ा रहा है। कितना नाइसली पढ़ा रहा है? तो आपने जवाब दिया वेरी नाइसली पढ़ा रहा है। किसको पढ़ा रहा है? विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। कैसे विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है? तो आपने जवाब दिया वीक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। कितने वीक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है? तो अब हम यहाँ पे एक चीज और डाल दे, वेरी वीक, बहुत ही कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। कहां पढ़ा रहा है? इन द क्लास, क्लास में पढ़ा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि हमने यहां पे एक मात्र सामान्य सूचना दी थी कि एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। अब विभिन्न प्रकार के प्रश्न उसमें उभरे। कैसा अध्यापक है? प्रशिक्षित। कितना प्रशिक्षित है? वेल ट्रेंड है। किसको पढ़ा रहा है? कैसे पढ़ा रहा है? कहां पढ़ा रहा है? ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तो उनकी जानकारी देने के लिए हमने यहां पर कुछ शब्द जोड़े। हमने ट्रेंड जोड़ा, देखिए, वेल जोड़ा, ट्रेंड जोड़ा, ठीक है ना, वेरी नाइसली जोड़ा, वेरी वीक जोड़ा, और इन द क्लास जोड़ा। ये सारे शब्द हमारे इस ऊपर वाले मूल वाक्य में नहीं थे, तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये मूल है। अब हमने इसमें विभिन्न प्रकार के शब्द जोड़े हैं। तो ये क्यों जोड़े हैं? हमारा उद्देश्य यहां पर है कि हमने जो शब्द जोड़े हैं वो इसलिए जोड़े हैं ताकि हम क्या कर सकें? सामने वाले को अतिरिक्त जानकारी दे सकें। क्या दे सकें? अतिरिक्त जानकारी दे सकें हमारे वाक्य में प्रयुक्त हुए जो भी वर्ड्स हैं उनके बारे में, ठीक है ना। अब बहुत ही बड़ा सेंटेंस हो गया है। ए वेल ट्रेन्ड टीचर इज टीचिंग वेरी नाइसली हिज वेरी वीक स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब चाहे वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, उसमें वर्ड्स आते हैं और वर्ड्स जो हैं वो कोई ना कोई भूमिका निभाते हैं। जैसे परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई भूमिका होती है, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे वो पुत्री के रूप में हो, चाहे वो पुत्र वधू के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो, चाहे वो बच्चे के रूप में हो। तो प्रत्येक शब्द की वाक्य में एक भूमिका होती है। तो अंग्रेजी में वाक्य चाहे छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा हो, अधिक से अधिक
जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, शब्दों की जो भूमिका है वो कौन कौन सी हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए हैं, अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ए क्या है, वेल क्या है, ट्रेंड क्या है, टीचर क्या है, इज क्या है, टीचिंग क्या है, वेरी नाइसली क्या है, हिज वेरी वीक स्टूडेंट्स। एक एक शब्द का हमें पता होना चाहिए कि इसकी भूमिका क्या है, इसका शब्द भेद क्या है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझें इस बात को कि वाक्य चाहे कितना ही बड़ा हो, हमारे इंग्लिश के अंदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें सबसे जो पहला है, देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं या जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसमें जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला वो हो सकता है नाउन। क्या हो सकता है दोस्तों? नाउन हो सकता है। दूसरा हो सकता है वो प्रोनाउन हो। तीसरा नाउन प्रोनाउन हो सकता है वो वर्ब हो। चौथा मान लीजिए वो एडजेक्टिव है। ध्यान देना, एडजेक्टिव की स्पेलिंग में ADJ यहां पर हम कभी कभार गलती से डी का उच्चारण ड कर देते हैं और एडजेक्टिव बोलते हैं इसको। साथियों कभी भी डी के साथ जब जे आता है तो ये डी साइलेंट हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक वर्ड है ADJACENT, तो ये एडजासेंट नहीं होता है, ये अजासेंट होता है। ठीक इसी प्रकार ये एडजेक्टिव नहीं होता है, इसका सही उच्चारण है एडजेक्टिव। क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं कि कोई भी शब्द जो हमारे वाक्य में आया है वो शब्द या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर वर्ब होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। हो सकता है कि इन चारों में न होकर वो एडवर्ब हो। क्या हो? एडवर्ब हो। ठीक है, और क्या हो सकता है? देखिए, वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है ना। हो सकता है वो शब्द आपका प्रीपोजिशन हो सकता है वो शब्द आपका कंजक्शन कंजक्शन हो सकता है वो शब्द आपका इंटरजेक्शन हो। कितने नाम लिखे हैं मैंने, बताइए। आप इन 8 नामों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इंग्लिश जो होती है ना दोस्तों वो इसके बाहर नहीं है। कोई सा भी आप एक वर्ड बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, चाहे वो आपकी प्राइमरी क्लासेस से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी तक की कोई बात हो, आपके वो जो शब्द हैं वो शब्दों का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, इन 8 में से ही कोई न कोई होगा। इसके अलावा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है। कोई भी एक शब्द हम बोलेंगे वो इन 8 में से कोई एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत से जो ग्रामेरियन होते हैं वो कहते हैं कि साहब इनके 2 पार्ट और हैं, 9 और 10 नंबर पे, लेकिन मेनली 8 ही पार्ट माने जाते हैं। 9 और 10 की अगर हम चर्चा करें तो एक तो होता है आर्टिकल और एक होता है डिटरमिनर। इस प्रकार 9 और 10 ये 2 चीजें और है, लेकिन आर्टिकल और डिटरमिनर्स जो होते हैं वो वाक्य में जब इस्तेमाल होते हैं तो वो एक प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होते हैं। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, हमने आर्टिकल को और डिटरमिनर को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं माना, इसका एक सीधा सा कारण यह है क्योंकि पहले आप इनको समझ लें, इसके बाद इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए नाउन का मतलब है कि जो कोई शब्द है वो संज्ञा है। ठीक है, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे,
आपको केवल अभी सिर्फ ये चीज याद रखनी है साथियों कि इंग्लिश के अंदर कोई भी जो शब्द है वो कौन सी भूमिका निभा सकता है, वो केवल और केवल 8 भूमिकाएं निभाएगा। ये आपके सामने लिखी हुई है, आप एक बार मेरे साथ बोलें। वो शब्द नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, चाहे कोई सा ही शब्द हो। ठीक है, तो 8 शब्दों में आपकी पूरी इंग्लिश समाहित है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप यूं मान लीजिए, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, लैंग्वेज अगर मैं कहूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज की जड़ है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन का अर्थ क्या है? देखिए, नाउन यानी संज्ञा और प्रो यानी संज्ञा का नया वर्जन। आजकल मोबाइल फोन्स में भी नए वर्जन आते हैं, सैमसंग प्रो, गैलेक्सी प्रो, जाने कौन कौन से प्रो। प्रो का अर्थ है नया वर्जन। संज्ञा के स्थान पर हम जो नए शब्द काम में लेते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। नाउन की जगह काम में आ रहे हैं तो प्रोनाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। वर्ब को हम कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव का अर्थ है विशेषण, और विशेषण का मतलब ये हुआ कि ये शब्द क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। ध्यान देना, एडजेक्टिव जो विशेषता बताते हैं ना, ये केवल नाउन की और संज्ञा या सर्वनाम की, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे। किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। तो ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। अब यहां पर एक चीज समझे कि एडजेक्टिव किसको कहा हमने कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। अभी पीछे आपने एक सेंटेंस देखा था, देखिए, ए टीचर। अब इसमें ये जो ए है ये किससे पहले आया है? टीचर से। टीचर आपकी नाउन है, नाउन से पहले आपका ये ए आया है। अब दोस्तों, ए जो आया है, आप देख रहे हैं कि ए जो होता है ए, एन और दी, इसको द कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं, ये अपन चर्चा करेंगे बाद में कभी जब टॉपिक आएगा। ये कहलाते हैं आर्टिकल। लेकिन मैंने कहा कि इंग्लिश के अंदर ये 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आर्टिकल और डिटरमिनर को हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं किया, 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। इसका कारण यह है कि एक शब्द है एडजेक्टिव अर्थात विशेषण, ये किससे पहले आता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसकी विशेषता को बताता है, इसलिए विशेषण कहलाता है। अब देखिए, आर्टिकल क्या है? ए, और ये किससे पहले आया है? यहां देखिए, ये नाउन से पहले आया है, ए टीचर। टीचर नाउन है, इससे पहले ए आया है। इसका मतलब ये कोई टीचर है। ये ए जो है इनडिफिनिट आर्टिकल है। ए का अर्थ है कोई, कोई अध्यापक पढ़ा रहा है। इसका मतलब वो अध्यापक जो है वो कोई अध्यापक है, उसको निर्धारित कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। वो डेफिनेट नहीं है कि जैसे के.आर. चौधरी सर पढ़ा रहे हैं तो वो डेफिनेट हो गया, ठीक है ना। कोई अध्यापक, वो राम भी हो सकते हैं, दिनेश में सुरेश, कुछ भी नाम उन अध्यापक का हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि नाउन से पहले आकर ये ए इसकी विशेषता बता रहा है कि ये कोई अध्यापक है, अर्थात ये निश्चित व्यक्ति नहीं है। कौन है हम नहीं जानते। इसीलिए अब जब ये नाउन से पहले आके विशेषता बता रहा है तो ए को हम आर्टिकल की श्रेणी में नहीं डालकर किसकी श्रेणी में डाल देंगे? एडजेक्टिव की श्रेणी में डाल देंगे, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है और उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। यही कारण है कि हम आर्टिकल को पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं करते। जैसे मान लीजिए डिटरमिनर है, मैंने एक एग्जांपल लिया, आई हैव सम मनी। अब देखिए, मनी क्या है? नाउन, ठीक है। अभी हम समझेंगे डिटेल से, अभी आपको केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने हैं। नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितनी प्रकार की होती है, कहते किसे हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, इनका यूज कब होता है, कैसे होता है, कहां होता है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि नाउन मनी, देखिए मनी नाउन है, इससे पहले सम का यूज हुआ है और सम का अर्थ होता है कुछ या कोई।
अब इसका अर्थ हुआ कि आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ धन है, मेरे पास कुछ धन है। ये जो नाउन है इससे पहले ये सम का यूज हुआ है और ये कह रहा है कि मेरे पास धन कितना है, कुछ है। तो ये धन की विशेषता हुई कि नहीं हुई, बताइए मेरे को आप। और सम होता क्या है? सम जो होता है दोस्तों वो होता है आपका डिटर्मिनर। सम, एनी, फ्यू, ऑल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं। ये नाउन से पहले आके उसकी मात्रा को, उसकी संख्या को निर्धारित करते हैं, इसीलिए ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, निर्धारक कहलाते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि वाक्य में जब इनका प्रयोग होता है तो नाउन से पहले इनका प्रयोग होता है और उस नाउन की ये विशेषता बताते हैं। इसीलिए हम इनको डिटर्मिनर न कह के अगर इनको एडजेक्टिव कह दिया जाए तो कौन से दोहराई की बात है इसमें, बताइए। इसीलिए मूल कारण यही है कि ना तो हमने आर्टिकल को और ना ही हमने डिटर्मिनर्स को मूल पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल किया है। इसी वजह से आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये दोनों किसके अंदर समाहित हैं? ये एडजेक्टिव के अंदर समाहित हैं। तो कुल मिलाकर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो किसी न किसी वाक्य में यूज होते रहते हैं। जरूरी नहीं है एक वाक्य में सारे यूज हों, आवश्यकता अनुसार जो है वो यूज होते रहते हैं। अब ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अधिक से अधिक हैं, ये कितना ही बड़ा वाक्य हो इससे बाहर कोई शब्द नहीं जाता। वो शब्द इन 8 में से कोई ना कोई भूमिका को निर्वहन करता है। अब हमारा जो कार्य है, आज हम डिटेल से पढ़ेंगे नाउन क्या है, होती क्या है और कितने प्रकार की होती है, प्रोनाउन क्या होते हैं, इनके प्रकार कितने हैं और कैसे ये कार्य करते हैं। हम इन 2 चीजों को आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। दोस्तों हो सकता है क्लास बड़ी हो, लेकिन कंप्लीट स्टडी करेंगे हम नाउन्स की, कंप्लीट स्टडी हम करेंगे प्रोनाउंस की। ठीक इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम इन प्रत्येक चीजों पे चर्चा करेंगे और 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आप धैर्य बनाकर अच्छे से नोट्स बनाते हुए मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में, ताकि ज़्यादा बड़ी ना हो, हम केवल नाउन और प्रोनाउन जो है इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है नाउन, ठीक है दोस्तों। देखिए, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से फर्स्ट वाला हमने उठाया नाउन। दोस्तों नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, ध्यान देना, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। एक्चुअल में हमने पढ़ा है कि नाउन क्या है। नाउन का मतलब ये है कि वो नाउन जो है वो नेम्स होते हैं। नाउन क्या होते हैं भैया? नेम्स, अर्थात नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, नाम को संज्ञा कहते हैं तो ये नेम जो है वो किसका हो सकता है? ये व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, ये स्थान का नाम भी हो सकता है, ये वस्तु का नाम भी हो सकता है, ये जानवर का नाम भी हो सकता है, ये किसी न किसी भाव का नाम भी हो सकता है। भाव यानी होता है इमोशन। क्या होता है? इमोशन, ठीक है। जानवर का मतलब एनिमल, एनिमल का नाम भी हो सकता है। वस्तु मतलब कोई ऑब्जेक्ट, इसका नाम भी हो सकता है। स्थान यानी प्लेस, प्लेस का नाम भी हो सकता है। व्यक्ति यानी पर्सन, पर्सन का नाम भी हो सकता है। ये सारी चीजें हमने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ी है और परिभाषा ये हुई थी कि नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन है किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम यानी ऑब्जेक्ट का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी इमोशन का नाम। इमोशन यानी भाव, जैसे आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, हैप्पी। गुस्सा अगर हम करते हैं, एंगर। ये सब भाव है। ऑनेस्टी, ठीक है ना, ईमानदारी, ये सब भाव हैं। तो देखिए, नाउन क्या होती है? नाउन होते हैं नाम, यानी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, भाव का नाम। लेकिन यहां मोटे तौर पर आप एक चीज समझ लें,
प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, हम इसको यूं समझ सकते हैं, हम किसी चीज को देख सकें, ध्यान देना, देखना। हम किसी चीज को छू सके, मतलब छूना, जिसको हम स्पर्श करना भी कहते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है हम किसी चीज को क्या कर सके, महसूस कर सके। ध्यान देना इन वर्ड्स पे। देखना मतलब सी, ऐसी कोई चीज हो इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में, जिसको हम सी यानी देख सकें, स्पर्श कर सकें, टच, या फिर महसूस कर सकें, फील। तो ऐसी समस्त चीजें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, इन समस्त चीजों के जो नाम है ना भैया, वो नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लियर हुआ क्या? ये मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको देख सकता हूं, मैं इसको छू सकता हूं, मैं इसको महसूस भी कर सकता हूं कि मेरे हाथ में पेन है, तो पेन एक नाउन है। ये आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये एक नाउन है, ठीक है। मैं खुद कोई ऑब्जेक्ट हूं, कोई वस्तु हूं, कोई व्यक्ति हूं, तो व्यक्ति का भी कोई ना कोई नाम होता है, वस्तु का भी कोई ना कोई नाम होता है। तो प्रत्येक चीज इस प्रकृति में जो बनी है, और उस चीज का जिसको हम देख सकें, जिसको हम स्पर्श कर सकें या फिर महसूस कर सकें, वो सारी की सारी चीजें नाउन होती है। मेरे सामने ये कुर्सी पड़ी हुई है, ये नाउन है। कंप्यूटर है, ये नाउन है। ये कैमरा जो है मेरे सामने, ये नाउन है, ठीक है। ये माइक जो है मेरे हाथ में, ये नाउन है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में समस्त चीजें जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो नाउन होती है। हवा, हवा को हम महसूस करते हैं। जब तेज हवा चलती है तो हमें हवा महसूस होती है, और हम कहते हैं कि हवा काफी तेज चल रही है। हवा नाउन है। एवरीथिंग, थिंग इट मीन्स वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्रत्येक चीज का नाम नाउन है। मान लीजिए वह बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार, ट्रस्ट यानी विश्वास, विश्वास एक चीज है। विश्वास क्या है? एक भाव है। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? एक भाव है। तो वो उस भाव का नाम है। हम उस भाव को महसूस कर सकते हैं, ईमानदारी के भाव को, ठीक है ना। कायर, कायर से बनता है कायरता, ठीक है ना। तो कायरता एक भाव है, ठीक है। कायर होना तो क्या होगी? विशेषता हो गई। लेकिन कायरता एक भाव है, तो उस भाव का जो नाम है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो वो भी एक संज्ञा है। तो सॉल्ट में आप ये समझें कि जिस चीज को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो उन समस्त चीजों के जो नाम है, वो नाउन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो नाउन्स क्या है? नेम्स। किसके नेम्स हैं? व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, इमोशन यानी भाव का नाम। अब दोस्तों, जब आप समझ गए हैं कि प्रत्येक चीज एक नाउन होती है, प्रत्येक चीज एक नाउन होती है जिसका कोई ना कोई नाम हो, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर हम इसको डिटेल से पढ़ें तो देखिए, नाउन जो है वो कितने टाइप्स की है, इसके टाइप्स की अगर हम चर्चा करें, प्रत्येक चीज खोल के पढ़ाई जाएगी, खोल के समझाई जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई शंका बाकी नहीं रहेगी। टाइम जरूर लगेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। कंपटीशन का जमाना है, हल्के में नहीं ले सकते। देखिए, नाउन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेनली जो नाउन होती है ना भैया, वो दो प्रकार की होती है। देखिए, एक तो होती है काउंटेबल। काउंटेबल से आप समझ गए होंगे, काउंट यानी गिनना, एबल यानी योग्य, जो गिनने के योग्य हो। इसको हम हिंदी में कहते हैं गणनीय। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हाँ, गणनीय। एक जो दूसरा टाइप होता है इसका, वो टाइप है काउंट एबल। गिनने योग्य नहीं होना तो अन लगा दीजिए, अनकाउंटेबल, यानी जो
संज्ञा गिनने योग्य नहीं हो, तो इसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल। क्या? नाउन। तो देखिए नाउन कितने प्रकार की हुई? नाउन हुई दो प्रकार की। पहला जो प्रकार है वो है काउंटेबल, दूसरा जो प्रकार है वो है अनकाउंटेबल। इसको हम कहेंगे अगणनीय। क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा। यहां पर एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगणनीय संज्ञा जो होती है उसको गिना नहीं जा सकता, लेकिन इसको मापा जा सकता है। तो अगणनीय संज्ञा जो होती है इसमें मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा, क्वांटिटी। क्या होती है? बोलिए। क्वांटिटी होती है। और जिनको गिना जा सकता है उनमें मात्रा न होके उनमें कुछ न कुछ संख्या होती है, इसलिए तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। संख्या होती है। जैसे मैंने पेन खरीदे, अब कितने खरीदे हम गिन सकते हैं, 5 खरीदे, 6 खरीदे, 2 खरीदे, तो वो गणनीय है। लेकिन मैंने दूध खरीदा, अब दूध, एक दूध खरीदा या 2 दूध खरीदा, गिन सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन क्योंकि दूध जो है वो अनकाउंटेबल है, अगणनीय है, तो निश्चित रूप से जो अगणनीय होती है उनमें संख्या नहीं होती है, उनमें मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है। हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर खरीदा, 2 लीटर खरीदा, 10 लीटर खरीदा। ठीक है? तो समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है साथियों कि संज्ञा जो है वो 2 प्रकार की है। और संज्ञा का मतलब आप समझ ही गए कि संज्ञा क्या है? नाम है। किसका नाम? ऐसी ब्रह्मांड की कोई सी भी वस्तु जिसको हम देख सकें, छू सकें, महसूस कर सकें, उसका नाम संज्ञा है। और वो 2 प्रकार की हो गई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी गणनीय और अगणनीय। अगणनीय में मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, और काउंटेबल जो होती है गणनीय, इनमें संख्या होती है, अर्थात नंबर होते हैं। 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, 50 है, तो इनमें नंबर होती है, संख्या होती है। अब यहां पर एक चीज और समझ लें कि जो अगणनीय नाउन है, अनकाउंटेबल, ये हमेशा सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी? सिंगुलर। जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिखा वाटर। ये वाटर जो है, आप मुझे बताइए, क्या हम इसको देख सकते हैं? क्या हम इसको छू सकते हैं? क्या हम इसको महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल। ये प्रकृति की ऐसी कोई वस्तु है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, तो ये नाउन है भैया। क्या है? नाउन है। अब मुझे ये बताइए कि जब वाटर नाउन है तो किस प्रकार का है? 2 प्रकार की नाउन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो ये गिन सकते हैं क्या हम इसको, वाटर को, कि मैंने 1 पानी पिया, 2 पानी पिया, 3 पानी पिया? नहीं। इनमें नंबर्स नहीं होते, इनमें क्वांटिटी होती है, इनमें मात्रा होती है, इसलिए तो इनको अगणनीय कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि वाटर जो है ये नाउन तो है, लेकिन कौन सी है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर, एक वचन में यूज होगी। कभी भी आप वाटर का बहुवचन बनाते समय वाटर्स नहीं कर सकते। हाँ, वाटर्स एक शब्द होता है, लेकिन वाटर्स किस सेंस में यूज होगा? अगर आप वाटर्स का अर्थ बहुत सारा पानी समझ रहे हैं तो गलत है, लेकिन वाटर्स का अर्थ अगर एक वर्ड इसको अलग से माना जाए तो वाटर्स का अर्थ है महासागर, समुद्र, सागर, जहां बहुत सारा पानी हो। लेकिन ये वाटर का बहुवचन नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर जो शब्द है ये आपकी नाउन तो है, लेकिन कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मिल्क है। क्या है? मिल्क। अब मिल्क क्या है? दूध। ये जो मिल्क है, अब बताइए कौन सी नाउन है? नाउन तो ये है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ये किसी न किसी चीज का नाम है, तो नाम है तो संज्ञा है। लेकिन कौन सी है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर में यूज होगी, कभी भी मिल्क्स नहीं होता है। मिल्क सिंगुलर में यूज होगी, अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर हम काउंटेबल नाउन्स की बात करें, किसकी? काउंटेबल यानी गणनीय की,
तो देखिए इसका जो यूज होता है ना भाई, ये सिंगुलर भी होता है। क्या? अनकाउंटेबल केवल और केवल सिंगुलर होती है, लेकिन काउंटेबल जो है एक तो होती है सिंगुलर, और एक ये यूज हो सकती है प्लूरल सेंस में। दोनों सेंस में इनका यूज होता है। मान लीजिए ये पेन है, अगर मैं पेन लिखूंगा तो ये हमें पता है कि ये एक पेन की बात हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बहुत सारे पेन मेरे पास है मान लीजिए, तो मैं पेन्स लिखूंगा, तो ये गिन सकते हैं हम इनको। पेन किसी वस्तु का नाम है तो संज्ञा तो है, लेकिन पेन को गिना जा सकता है, इसीलिए ये अगणनीय नहीं है, ये गणनीय है, ठीक है ना। तो गणनीय जो संज्ञा होती है वो दोनों रूपों में काम करती है, सिंगुलर में भी करती है और प्लूरल में भी करती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को कि अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर होती है, और काउंटेबल नाउन जो होती है वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। जैसे मान लीजिए चेयर है ये, अगर मैं कहूं चेयर, तो ये एक चेयर की बात हो रही है, चेयर को गिना जा सकता है, काउंटेबल है, ठीक है। अगर मैं चेयर्स की बात करूं, इसका मतलब आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि चेयर्स एक से ज्यादा है और गिन भी सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर होती है। तो हमने अब तक ये देखा कि आपकी जो नाउन है, ये जो नाउन है ये कितने प्रकार की हुई? ये हुई आपके, एक तो हो गई काउंटेबल, एक हो गई अनकाउंटेबल, गणनीय और अगणनीय। इनके एग्जांपल्स भी हो गए, ये सिंगुलर रहेगी, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रहेगी काउंटेबल। अब देखिए इस हिसाब से काउंटेबल नाउन जो होती है इसका और अगर हम डिवाइडेशन करें तो देखो, फर्स्ट एक होती है प्रॉपर नाउन। ध्यान देना, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं गणनीय की बात कर रहा हूं, गणनीय संज्ञा की बात कर रहा हूं। इसमें एक तो प्रॉपर नाउन होती है, एक होती है कॉमन नाउन। कौन सी नाउन होती है? कॉमन नाउन। और एक होती है कलेक्टिव नाउन। ध्यान देना, प्रत्येक चीज को अच्छे से समझना है। जब हम नाउन पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना इसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाए। हम यहां तक सीमित नहीं रहेंगे कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, मानते हैं, लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत डीप नॉलेज रखने वालों के लिए सूटेबल है। तो हम क्यों इतना सा पढ़ें कि नाउन क्या है, हम पढ़ेंगे कि नाउन होती कितने प्रकार की है, ठीक है ना। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कोई भी चीज कहीं भी आजकल इस कंपटीशन के जमाने में काम में आ सकती है, तो आपको इसको अनदेखा नहीं करना है। देखिए गणनीय संज्ञा को हमने 3 पार्ट्स में बांटा। मेनली 2 पार्ट थे आपकी नाउन के, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, लेकिन काउंटेबल को हमने 3 भागों में बांटा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब एक एक को समझते हैं, उसके बाद अनकाउंटेबल की बात करेंगे। देखिए आपको ये तो पता है कि नाउन का मतलब नाम है। अगर डायरेक्ट हम किसी का नाम बोल दें, प्रॉपर यानी सटीक नाम ले लें, मैंने कहा राम इधर आओ, तो मैंने क्या लिखा? राम। अब जो राम होगा वही आएगा। प्रॉपर हम नाम लेके पुकार दें, जैसे हमने कहा सीता, तो सीता ही बोलेगी। हमने कहा जयपुर, तो हम सबको पता है कि ये जयपुर की बात हो रही है, पर्टिकुलर नाम लेके बोल रहे हैं हम। अब आप एक चीज बताइए, राम किसी लड़के का नाम है तो मैंने बॉय तो नहीं बोला, मैंने कहा लड़के इधर आओ, बॉय स्टैंड अप। अब बॉय तो बहुत सारे हैं क्लास में,
कौन सा लड़का खड़ा हो, ये मुझे समझाइए। इसका मतलब हमें नाम लेना पड़ेगा, तब जाके पर्टिकुलर वो बच्चा खड़ा होगा जिसको हम खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए पर्टिकुलर अगर हम नाम लेके बोल रहे हैं, चाहे वो पर्टिकुलर नाम किसी व्यक्ति का हो, वास्तु का हो, स्थान का हो, भाव का हो, पर्टिकुलर नाम लेके बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन होगी। तो प्रॉपर नाउन का मतलब नाम लेके बोले हम पर्टिकुलर, जैसे गीता, सीता, राम, श्याम, दिनेश, महेश, ऐसे बोले हैं अपन। या फिर स्थान के लिए बात करें, जैसे हमने कहा दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, ठीक है ना, नाम लेके बोल रहे हैं हम। तो ये जो चीजें हैं प्रॉपर नाम लेके हम बोल रहे हैं, तो ये कहलाएगी प्रॉपर नाउन। क्या कहलाएंगी? प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। और ये आपको पता है गणनीय में है। किसमें है? गणनीय में। तो राम कोई लड़का है और लड़कों को गिना जा सकता है, सीता कोई लड़की है, लड़कियों को गिना जा सकता है, जयपुर कोई शहर है, शहरों को भी गिना जा सकता है। जैसे भारत के अंदर इतनी आबादी वाले कितने शहर आते हैं, तो शहर का मतलब सिटी, और जयपुर भी क्या है? एक प्रकार की सिटी। तो शहरों को गिना जा सकता है, यानी गणनीय है। ये सारी की सारी गणनीय है। जो प्रॉपर है वो भी गणनीय है, कॉमन है वो भी गणनीय है, कलेक्टिव है वो भी गणनीय है। अभी हम अनकाउंटेबल की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बाद में करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन का मतलब नाम लेके बोले हम, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो, उसका नाम लेके हम बोले, ठीक है। यह है प्रॉपर। अब मान लीजिए कॉमन की बात करें, प्रॉपर को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। अब मान लीजिए कॉमन है, कॉमन नाउन। अब जैसा कि ये नाम कॉमन, कॉमन का मतलब है सामान्य, इसको जातिवाचक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए मैं राम न कहूं और मैं कहूं राम भी तो एक लड़का ही है, मैं बोल दूं बॉय। सीता एक लड़की है, मैं बोल दूं गर्ल। अब मुझे बताइए कि मैं किस लड़के की बात कर रहा हूं? किसी को नहीं पता। मैं किस लड़की की बात कर रहा हूं? किसी को नहीं पता। अब जैसे जयपुर क्या है? एक सिटी है, तो मैं यहां सिटी लिख दूं। शहर अच्छा है, शहर अच्छा है। अब कौन सा शहर अच्छा है? तो कहने का तात्पर्य हुआ कि मैं कहूं जयपुर एक अच्छा शहर है, तो जयपुर आपका प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैं केवल सिटी की बात करूं तो सिटी आपका प्रॉपर नहीं है। क्यों नहीं है? जिस प्रकार से बॉय जो है, देखिए, जिस प्रकार से बॉय राम भी हो सकता है और श्याम भी हो सकता है, दिनेश भी हो सकता है, रमेश भी हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से गर्ल जो है सीता भी हो सकती है, गीता भी हो सकती है, राधा भी हो सकती है, अनुराधा भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से सिटी आपकी जयपुर भी हो सकती है, दिल्ली भी हो सकती है, कोलकाता भी हो सकती है, तमिलनाडु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तमिलनाडु स्टेट है, ठीक है ना। कोई सी भी सिटी हो सकती है। कुल मिला के सिटी का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं जयपुर की बात कर रहा हूं। सिटी आपकी जयपुर हो गई, सिटी आपकी अहमदाबाद हो गई, सिटी आपकी दिल्ली हो गई, सिटी आपकी कोलकाता हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मैंने केवल सिटी बोला है, किसी पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं लिया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये आपकी बिल्कुल कॉमन है। मैंने कहा राम खड़ा हो तो राम ही खड़ा होगा, ये प्रॉपर है। मैंने कहा बच्चे खड़ा हो, अब कौन सा बच्चा खड़ा हो? फिर वो पूछेंगे सर कौन से बच्चे की बात कर रहे हो? कि मैं इस रमेश की बात कर रहा हूं, भाई रमेश खड़ा हो, तो रमेश प्रॉपर हो गया और बॉय हो गया आपका कॉमन, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार मान लीजिए मैंने कहा स्टूडेंट शब्द बोला मैंने, विद्यार्थी। अब मुझे ये बताइए विद्यार्थी या तो क्या होगा? बॉय होगा, या क्या होगा? गर्ल होगा। होगी कि नहीं होगी? तो बॉय और गर्ल से भी पर्टिकुलर किसी बच्चे का पता नहीं चल रहा है, ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट से भी किसी पर्टिकुलर विद्यार्थी का पता नहीं चल रहा है। तो स्टूडेंट भी आपका क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट मान लीजिए कोई लड़का है तो उस लड़के का कोई ना कोई नाम होगा। अगर उसका नाम जैसे मान लीजिए राम है, तो हम ये कहेंगे राम तो प्रॉपर नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, और स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है। समझ में आ गई बात? क्योंकि स्टूडेंट क्या होगा? या तो बॉय या गर्ल।
बॉय है तो उसका कुछ ना कुछ नाम है, गर्ल है तो उसका कुछ ना कुछ नाम है। नाम लेके बोल देंगे तो प्रॉपर नाउन, बॉय बोलेंगे तो कॉमन नाउन, गर्ल बोलेंगे तो कॉमन नाउन, स्टूडेंट बोलेंगे तो कॉमन नाउन, क्योंकि स्टूडेंट या तो बॉय है या गर्ल है। और मैं एक चीज पहले बता ही चुका हूं कि हम गणनीय पढ़ रहे हैं। गणनीय संज्ञाओं में सभी के बहुवचन बनते हैं। ये एकवचन के रूप में भी इस्तेमाल होती है तो बहुवचन के रूप में भी होती है। जैसे मैंने कहा बॉय, तो आप बॉयज बना दीजिए, बनेगा। गर्ल, गर्ल्स बना दीजिए। सिटी से सिटीज बना दीजिए, बहुत सारे शहर। तो गणनीय संज्ञाओं के एकवचन भी होते हैं और बहुवचन भी होते हैं, लेकिन अगणनीय जो संज्ञाएं हैं उनके केवल एकवचन ही होते हैं, बहुवचन नहीं होते। ठीक है, क्योंकि उनमें संख्या होती ही नहीं, उनमें मात्रा होती है। ठीक है, अब देखिए, ये प्रॉपर आपके समझ में आ गई कि नाम लेके बोलते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब है किसी को नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, कॉमन शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि बॉय बहुत सारे होते हैं, गर्ल भी बहुत सारे होते हैं, सिटी बहुत सारी होती है, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब हम पर्टिकुलर उस स्टूडेंट का, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, पर्टिकुलर नाम लेके बोल देंगे तो फिर वो प्रॉपर हो जाएगी। इसी प्रकार थर्ड वाली जो आपकी नाउन है, कौन सी? कलेक्टिव नाउन। ध्यान देना दोस्तों, कलेक्टिव में एक शब्द छिपा हुआ है और वो शब्द है कलेक्शन। और कलेक्शन शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संग्रह। जब आप एक ही प्रकार की चीजों को संग्रह करेंगे तो एक समूह बनेगा। क्या बनेगा? कलेक्शन करने से क्या बनेगा बताइए? समूह बनेगा। तो ये कलेक्टिव नाउन जो है ना, ये आपकी समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएगी? एक ही प्रकार की चीजें हम इकट्ठा करें और एक संग्रह बन जाए, समूह बन जाए, तो वो कलेक्टिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारी चाबियां ली, सारी की सारी कीज है, उनका एक बंच बना दिया, छल्ला बना दिया। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए, बंच ऑफ कीज आ गया अपने पास, बंच ऑफ कीज, चाबियों का एक गुच्छा आ गया। उस गुच्छा तो एक ही है ना, गुच्छे में बहुत सारी क्या है? चाबियां हैं। तो गुच्छा एक है, चाबियां बहुत है। चाबियां बहुत क्यों है? क्योंकि हमने कलेक्शन किया है और एक गुच्छा बना दिया, तो ये समूहवाचक हो गया। बंच ऑफ कीज आपकी कलेक्टिव नाउन है, बहुत सी चाबियां आपने कलेक्ट की, उसके बाद जाके एक गुच्छा बना। ठीक इसी प्रकार से बंच ऑफ कीज के स्थान पर आप बंच ऑफ ग्रेप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेप्स का जो बंच होता है उसमें बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं। होते तो ग्रेप्स ही है ना, बहुत सारे होते हैं, तो वो बंच बन गया, एक गुच्छा बन गया। तो ठीक इसी प्रकार समान चीजों का कोई समूह बन जाए, एक समूह बन जाए, तो वो कलेक्टिव नाउन होगी। इसको हम एक अदर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मान के चलिए हमने एग्जाम्पल लिया कौन सा? देखिए, इसको सटीक समझने के लिए यूं समझिए, मान लीजिए कोई बॉय है। क्या है? बॉय। या मान लीजिए कोई गर्ल है। अब ये बॉय तो मान लीजिए राम है और गर्ल मान लीजिए सीता है। ठीक है, राम क्या है? बॉय, ध्यान देना। सीता क्या है? गर्ल। अब राम जो बॉय है ये और सीता जो गर्ल है ये दोनों के दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, यूं मान लीजिए आप। क्या है? स्टूडेंट्स है, हो सकते हैं ना। राम लड़का है, सीता लड़की है, लड़का और लड़की दोनों क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट्स हो सकते हैं और होते ही हैं। अब ये एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए, दो स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अब हो सकता है और बहुत सारे लड़के हों और बहुत सारी लड़कियां हों, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब आपस में मिलेंगे
तो हमारी क्या बनेगी पता है आपको? क्लास बनेगी। क्लास का अर्थ समझते हैं आप? कक्षा। क्या बनी? कक्षा बनी। अच्छे से समझो इस चीज को। अब ऊपर से चलिए, मैंने कहा कि राम, इसका मतलब ये हो गया प्रॉपर, नाम लेके बोला है ना मैंने उसको। मैंने कहा सीता, तो ये हो गया प्रॉपर क्योंकि नाम लेके बोला है, प्रॉपर नाउन है। राम बॉय है, सीता गर्ल है। तो अगर बॉय और गर्ल की ही बात करें, राम नहीं बोले हैं अपन, सीता नहीं बोले हैं अपन, केवल बॉय और गर्ल बोले, तो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हमें पता नहीं चल रहा है। कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की हो सकती है। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। कौन सा नाम हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अब बॉय भी क्या है? स्टूडेंट। और गर्ल्स भी क्या है? स्टूडेंट्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स हो गए। तो स्टूडेंट लड़का भी हो सकती है, स्टूडेंट लड़की भी हो सकती है, उनका कुछ ना कुछ नाम भी हो सकता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट भी अभी तक क्या है? कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अब मुझे बताइए कि एक जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और सेम सिलेबस की पढ़ाई कर रहे हैं, एक कमरे में बैठ के, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम क्लास कर रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जिस प्रकार जो बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, यानी अंगूरों का जो गुच्छा होता है उसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं, ठीक उसी प्रकार क्लास में बहुत सारे क्या होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं ग्रेप्स कहूं तो कॉमन नाउन है, लेकिन बंच ऑफ ग्रेप्स कहूं तो बंच बन गया ग्रेप्स का, तो वो कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्शन हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर मैं स्टूडेंट्स कहूं तो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं क्लास कहूं, कक्षा, तो कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका एक समूह बन गया। इसीलिए क्लास जो है आपकी वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगी। तो एक बार आप रिव्यू देखिए। नाउन दो प्रकार की है, गणनीय और अगणनीय। गणनीय आपकी प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव है। ये आपकी एकवचन और बहुवचन दोनों में काम में आती है। अनकाउंटेबल केवल और केवल एकवचन अर्थात सिंगुलर सेंस में काम में आती है। प्रॉपर का मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ले लें। कॉमन का मतलब नाम नहीं ले, हम बोले लड़का बोल दें, लड़की बोल दें, शहर बोल दें, विद्यार्थी बोल दें, तो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए ये कॉमन है। कलेक्टिव नाउन में समूह बनेगा, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स है, वैसे क्लास जो है वो एक तरह से बंच ऑफ स्टूडेंट्स है, विद्यार्थियों का गुच्छा है वो, इसलिए उसको हम क्लास कहेंगे। ठीक है। इसका कलेक्टिव नाउन का एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। देखिए, माना ये है राम और ये है सीता। राम क्या है? एक बॉय है, और सीता क्या है? एक गर्ल है। और ये जो बॉय है ना, ये एक प्लेयर है, क्रिकेट खेलता है। ये लड़की है ना, ये लड़की एक प्लेयर है, ये भी क्रिकेट खेलती है। और प्लेयर्स बहुत सारे जब मिल जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं टीम। क्या बोलते हैं भैया? टीम बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये हो गई आपकी प्रॉपर नाउन, ये हो गई आपकी कॉमन नाउन। प्लेयर भी हो गया आपका कॉमन नाउन। क्यों हुआ? क्योंकि प्लेयर या तो बॉय है या गर्ल है और उसका कुछ ना कुछ नाम है, वो हम ले नहीं रहे हैं। अगर वो लेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगी। प्लेयर यहां पे आपका कॉमन नाउन है, और प्लेयर्स के मिलने से टीम बनती है, तो यहां कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स हो गया। कलेक्शन हो गया यहां पर किसका? प्लेयर्स का। जैसे अंगूरों के गुच्छे में अंगूरों का कलेक्शन होता है, वैसे ही टीम के अंदर प्लेयर्स का कलेक्शन हो गया। तो टीम शब्द जो है आपकी वो क्या है? टीम शब्द TEAM, टीम यानी दल। दल में क्या होते हैं? प्लेयर्स होते हैं। तो ये टीम शब्द आपका कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना।
तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपके गणनीय प्रकार की जो काउंटेबल है नाउन है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। इसके बाद काउंटेबल नाउन तीन ही प्रकार की होती है। अब हमारा फोकस रहेगा अनकाउंटेबल नाउन पे, तो आप इसको समझें। देखो, वापस हम फोकस करेंगे उसी चीज पे। मान लीजिए ये हमारी नाउन है। नाउन हुई हमारे दो प्रकार की, एक तो हुई काउंटेबल और एक हुई आपके अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल आपकी तीन प्रकार की हो गई है। नाम बोल दीजिए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। ठीक है ना? इनके एग्जाम्पल्स हमने ले लिए हैं अच्छे से। और ध्यान दे, ये जो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव है, ये तीनों की तीनों जो है ना, वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। जैसे एक वर्ड लिया हमने, टीम, इंडियन टीम है, भारतीय टीम, एक टीम है तो एक वचन। और वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीम्स हिस्सा लेती है तो हम टीम्स बोलेंगे तो ये बहुवचन है। तो कहने का मतलब, जैसे बॉय आपका एक कॉमन नाउन है तो हम इसको बॉयज यूज करेंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। गर्ल को गर्ल्स कर देंगे, स्टूडेंट को स्टूडेंट्स कर देंगे। प्रॉपर नाउन जो है, जैसे मैंने कहा राम, तो ये सिंगुलर है। लेकिन सपोज कीजिए कंजक्शन का यूज करके मैं यहां लिख दूं राम एंड श्याम, तो ये एक से ज्यादा हो गए। और इंग्लिश में एक से ज्यादा होते ही प्लूरल की श्रेणी में चीज आ जाती है, एक वचन नहीं रहती। जबकि है ये बिल्कुल प्रॉपर राम और श्याम की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों? तो अब हम फोकस करना चाहते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन पे। आपने अच्छे से देखा है कि काउंटेबल नाउन जो थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। काउंटेबल नाउन कंप्लीट हो गई है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। ठीक है ना? अनकाउंटेबल अगर नाउन की हम बात करें तो दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। एक, पहला प्रकार है मेटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मेटेरियल नाउन। और आपको पता है मटेरियल किसको कहा जाता है? मटेरियल वो चीज होती है जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जानी हो, अर्थात ये कच्ची सामग्री होती है और ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। ये वो मटेरियल वाली चीजें जिनसे हम कोई नई चीज बनाएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है और ये अनकाउंटेबल में है तो ये हमेशा एक वचन में यूज होगी, ध्यान रखना। इसका बहुवचन होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने यहां लिया गोल्ड, तो गोल्ड से अन्य चीजें बनाई जा सकती है, ये मटेरियल है। गोल्ड क्या है? मटेरियल है। तो हमने लिखा गोल्ड, है ना? और जैसे मान लीजिए आयरन, तो बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए स्टोन। प्रकृति में वो सारी चीजें मटेरियल जो है ना, हमने लिखा जैसे मान लीजिए वाटर, जैसे हमने लिखा शुगर, हमने लिखा जैसे मान लीजिए ग्रेन, ग्रेन यानी अनाज। बहुत सारी ऐसे सारी चीजें जो एज ए मटेरियल यूज होती है और ये सारी की सारी सिंगुलर होती है, तो वो चीजें आपकी मटेरियल नाउन में आएगी। ठीक है दोस्तों? दूसरी जो इसका ये फर्स्ट टाइप हो गया मटेरियल नाउन। दूसरा जो इसमें है आपके, वो है, इसको ध्यान से समझें आप मटेरियल नाउन को। और क्या नाम से अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में हमने एक तो पढ़ लिया मटेरियल। इसके एग्जाम्पल्स आपको दे दिए, जैसे गोल्ड दे दिया है, आयरन दे दिया है, ग्रेन दे दिया है, वाटर दे दिया है, मिल्क दे दिया है, शुगर दे दिया है,
स्टोन दे दिया है, कंक्रीट दे दिया है, ठीक है ना। एक ये अनकाउंटेबल में है, दूसरा जो है ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। दो ही प्रकार की होती है आपकी अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी जो होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट पर जब हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं तो एक चीज यहां क्लियर दिख रही है, ये एब्सेंट से बना है। देखिए एब्सेंट एक शब्द, इसको पढ़ते ही अपने दिमाग में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्सेंट कोई चीज है, और एब्सेंट का मतलब क्या होता है? अनुपस्थित। तात्पर्य क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं साथियों? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसी नाउन जो अनुपस्थित हो, हमें दिखाई नहीं दे। अर्थात दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। दिखाई नहीं देने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आज महेश कहाँ है, क्लास में क्यों नहीं है? तो छात्र ने कहा सर वो आज एब्सेंट है। एब्सेंट होगा तो दिखाई कहां से देगा, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य वो अनुपस्थित क्लास से ही है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो प्रकृति में भी ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती है। हम उनको छू नहीं सकते, हम उनको देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऐसी जो चीजें होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है, अर्थात हमें दिखाई नहीं देती, हम इनको केवल फील कर सकते हैं। और हमने परिभाषा में ही पढ़ा है कि ऐसी समस्त चीजें जिनको हम देख सकें, छू सके या फिर महसूस कर सकें, वो संज्ञा, उनके नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीजें आएगी जिनको आप केवल फील कर सकते हैं, उनको आप देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल दें अपन, जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी, ईमानदारी। मैंने कहा मेरे पास पेन है, किसी ने कहा दिखाओ, मैंने कहा ये रहा, दिखा दिया। मैंने कहा मेरे पास ईमानदारी है। ईमानदारी एक भाव है जो एब्स्ट्रैक्ट है, दिखाई नहीं देगी। दो प्रकार की चीजें होती है, एक तो कॉन्क्रीट चीज होती है, कॉन्क्रीट का मतलब है दृश्य, और एक एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है, उसका तात्पर्य है अदृश्य। चीजें होती है, दृश्य भी होती है और अदृश्य भी होती है। तो ये अदृश्य चीज है जो होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हैप्पीनेस, प्रसन्नता। अब मुझे दिखाइए, कोई ये कहे कि मेरे पास प्रसन्नता है, मैंने कहा मुझे दिखाओ कहाँ है, कौन से पॉकेट में पड़ी हुई है प्रसन्नता। वी कांट शो, हम दिखा नहीं सकते। वी कैन फील ओनली, हम केवल महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति ईमानदार है, या कोई व्यक्ति प्रसन्न है, या कोई व्यक्ति दुखी है, या कोई व्यक्ति भावुक है, इमोशनल हो गया है, ठीक है ना। तो इमोशंस, इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे मान लीजिए कोई कहे एयर दिखाइए, अरे भाई एयर अपने को दिखती नहीं है, हवा, लेकिन क्या होती नहीं है? होती है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो साथियों हमने, ध्यान से देखिए, नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा का मतलब नाम। नाम कौन सा नाम? ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जिसको हम क्या कर सके? देख सके, छू सके, महसूस कर सके। ऐसी वस्तु का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। टाइप्स की बात की, दो हो गई, एक तो हो गई गणनीय, एक हो गई अगणनीय। रिवीजन कर लीजिए फटाफट। गणनीय को हम बोलेंगे काउंटेबल, अगणनीय को हम बोलेंगे अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होगी बताइए? काउंटेबल होगी सिंगुलर और प्लूरल, दोनों चीजें होगी, ध्यान देना। अनकाउंटेबल चीज कैसी होगी? केवल और केवल सिंगुलर होगी। जैसे काउंटेबल मैंने लिखा पेन एक वचन, तो इसका बहुवचन पेन्स हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए पेन के अंदर क्या होती है? इंक होती है। लेकिन अब मुझे बताइए, इंक हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी वस्तु का नाम है, तो संज्ञा तो ये है। अब आप देखिए कि ये गणनीय है या अगणनीय।
स्याही को हम गिन सकते हैं क्या? पेन की स्याही को, एक स्याही, दो स्याही? नहीं, तो ये अगणनीय है। तो इंक तो आपका बनता है, लेकिन इंक्स नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर चीज है, ये अनकाउंटेबल चीज है, इसलिए सिंगुलर सेंस में ही यूज होगी। तो पेन से पेन्स बन जाएगा, लेकिन इंक से इंक्स नहीं बनेगा, ध्यान देना। जैसे चेयर, ये चेयर्स। चेयर्स क्यों बना? क्योंकि ये चेयर एक ऐसी चीज है जिसको हम गिन सकते हैं, तो इसका बहुवचन बनेगा चेयर्स, ठीक है ना। लेकिन चेयर में क्या यूज होती है? वुड, लकड़ी होती है ना। अब एक लकड़ी, दो लकड़ी, कितनी लकड़ी यूज हुई है चेयर में? ऐसा नहीं होता है। ये वुड जो है अगणनीय है। क्या है? तो इसका कभी भी वुड्स नहीं बनेगा। अगर मान के चलिए कहीं पर वुड्स लिखा हुआ आ रहा है, इंग्लिश में एक कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने लिखा है, एक पोएम लिखी है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स। तो यहां पर जो वुड्स वो यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट के लिए, जंगल के लिए यूज कर रहे हैं। वुड का बहुवचन वुड्स नहीं है। वुड्स का जिस प्रकार वाटर का वाटर्स बनता है, तो वो वाटर्स समुद्र के सेंस में है। ठीक इसी प्रकार वुड का अगर वुड्स बनेगा तो वो बहुवचन नहीं बनेगा, वुड्स का मतलब जंगल होगा, क्योंकि लकड़ी जो है एक अगणनीय है और हमेशा एक वचन में यूज होगी। ठीक है। तो इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? इसके अलावा हमने पढ़ा गणनीय भी होती है, अगणनीय भी होती है। गणनीय सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है, अगणनीय केवल और केवल सिंगुलर होती है। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि कि आपकी जो काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है, इनके टाइप्स पढ़े हमने। इसके टाइप्स हमने पढ़े, पहला तो हमने पढ़ा प्रॉपर, दूसरा हमने पढ़ा कॉमन, और तीसरा हमने पढ़ा कलेक्टिव। इसी प्रकार अनकाउंटेबल में हमने दो रूप पढ़े, एक तो पढ़ा मटेरियल और एक पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब मेनली जो नाउन थी आपकी वो दो प्रकार की थी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल आपकी 3 प्रकार की हुई, अनकाउंटेबल आपकी 2 प्रकार की हुई। अगर टोटल आप बात करेंगे तो 3 + 2 = 5 टाइप्स होते हैं आपकी नाउन के। साथियों, मैं चाह रहा था कि आज की इस क्लास में मैं नाउन के साथ साथ में प्रोनाउन भी क्लियर करवाऊं, लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हमने नाउन पढ़ी है। तो बने रहिएगा KMD क्लासेज बाई KR चौधरी के साथ, और मज़ा लीजिएगा डीप स्टडी का, छोटी से छोटी चीज़ के पोस्टमार्टम का, ताकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इंग्लिश आपके लिए बाधक न बन सके। उम्मीद करता हूँ आप बहुत मस्त और स्वस्थ हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। आपकी कोई समस्याएं हैं उससे मुझे अवगत करवाइएगा। समस्याओं के निराकरण का निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। जय हिंद साथियों।